हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सबसे पहले तो हम इस हेडलाइन जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पीछे से शुरू करते हैं तो सबसे लास्ट में जो टर्म लिखी हुई है वो है फोर्स। सिंपल डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, एनी पुल और पुश which can change the position of body is known as force। किसी भी पुल या पुश को आप क्या कहते हो? फोर्स बोलते हो। ये चीज़ आपको क्लियर है। यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन में आप इसको मेजर करते हो। 9th स्टैंडर्ड में ये चीज़ आप इजीली करके आए। उसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है कॉन्करेंट फोर्सेस। अब फोर्सेस के आगे एक वर्ड और लगा दिया कॉन्करेंट। कि फोर्सेस तो हमें पता है क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की फोर्सेस है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो इनमें कॉन्करेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं? देखो, जब किसी एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लगाई जाती हैं तो उन सारी फोर्सेस को हम कंबाइन फॉर्म में कॉन्करेंट बोल देते हैं। जैसे एक ही बच्चे को 3-4 बच्चे खींच रहे हैं, एक ने ये हाथ पकड़ रखा है, एक ने ये हाथ पकड़ लिया, एक ने उसकी दूसरी टांग पकड़ ली, एक ने पहली टांग पकड़ ली, 4 बच्चे एक ही बच्चे को खींच रहे हैं। तो एक ही पॉइंट पे यानी कि 4 फोर्सेस लग रही है, तो उन सारी फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं? फिर कॉन्करेंट बोल देते हैं। तो हम लिख लेते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं ताकि आपको याद रहे। कॉन्करेंट फोर्सेस, तो इसमें हम लिखेंगे द फोर्सेस विच आर एक्टिंग, the forces which are acting at the same point are called, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस are called कॉन्करेंट फोर्स। अब इसके बाद आता है ये टर्म इक्विलिब्रियम। कॉन्करेंट फोर्सेस का हमें पता चल गया। अब कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हमें समझना है। देखिए, इक्विलिब्रियम किसी कंडीशन को कहा जाता है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक बॉडी पर बड़ी सारी फोर्सेस लग रही हैं, यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, अगर वो पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है तो कॉन्करेंट फोर्स लगने के बाद अभी भी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही है। तो जब ऐसी स्टेज आती है कि किसी बॉडी के ऊपर कॉन्करेंट फोर्सेस लगती हैं और उसके बाद भी उसकी स्टेट पर कोई चेंज नहीं आता, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे इसको? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मींस इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस means a situation when a number of means a situation when a number of forces, जिसमें बड़ी सारी नंबर ऑफ फोर्सेज या एक्सटर्नल फोर्सेज आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन द बॉडी, एक्ट on the body and जो बॉडी है उस पर कोई भी फर्क ना पड़े, बॉडी स्टिल रिमेन इन द स्टेट, बॉडी स्टिल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो बॉडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कोई एक हाथ मेरा इस तरफ खींच रहा है, दूसरा बच्चा इस हाथ को उस तरफ खींच रहा है, अगर दोनों ने
मैं ऐसे खड़ा हूँ, अगर दोनों ने जो फोर्स है वो इक्वल लगा रखी है तो ना तो मैं इस तरफ जाऊंगा ना ही मैं इस तरफ जाऊंगा। तो ऐसी स्टेज पे क्या हुआ, मेरे ऊपर दो फोर्स लग रही थी तो उनको तो बोल दिया कॉन्करेंट फोर्सेस, क्योंकि एक ही पॉइंट पर काम कर रही है, मेरे ऊपर ही वो दोनों लग रही है। और उनके लगने के बाद भी मेरी पोजीशन जो है रेस्ट पे ही है, तो ये स्टेज क्या कहलाई, इक्विलिब्रियम कहलाई। ऐसे ही हम केसेस करने वाले हैं इसके। पहला केस करते हैं हम, केस फर्स्ट, जब दो बॉडीज काम करती हैं। फिर हम अगला केस करेंगे जब किसी पे तीन बॉडीज लग जाए। फिर अगला केस करेंगे जिसमें बड़ी सारी फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रही है। तो पहला केस, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी। अगर बॉडी पे दो फोर्स काम कर रही हो तो अगर आप इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो फिर कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर ये बॉडी है तो एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए और एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। अगर बॉडी ए आपने लिया तो ये फोर्स हुई F1, ये फोर्स हुई F1। तब ऐसा पॉसिबल है कि ये बॉडी अपनी स्टेट चेंज ना करे। तो अगर हम चाहते हैं कि ए इक्विलिब्रियम में हो फॉर बॉडी ए टू बी इन इक्विलिब्रियम, अभी भी आपको बताया एक कंडीशन और भी है, जितनी फोर्स F1 लगाता है उतनी ही फोर्स किसको लगानी है, F2 को। इसने ज़्यादा लगाई तो ए इस तरफ चला जाएगा, इसने ज़्यादा लगाई तो उस तरफ चला जाएगा। इसलिए दोनों की फोर्स का मैग्नीट्यूड अमाउंट कितना होना चाहिए, इक्वल। तो बॉडी ए टू बी इन इक्विलिब्रियम, जितना मैग्नीट्यूड F1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड F2 का होना चाहिए। दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है और वो जरूरी भी है। अगर दोनों की डायरेक्शन इस तरफ हो जाए तो फिर तो बॉडी इस तरफ सरका के ले जाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम के लिए दो फोर्सेस जो लग रही हैं दोनों का अमाउंट तो सेम होना ही होना चाहिए, साथ में उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। मैग्नीट्यूड दोनों ही फोर्सेस का मस्ट बी इक्वल एंड डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन है शुड बी अपोजिट, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर वेक्टर फॉर्म में F1 ये है तो फिर F2 जो है वो माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, माइनस F2। तो दो बॉडीज के केस में अगर आपको इक्विलिब्रियम करना है तो क्या कंडीशन है कि दो फोर्सेस जो लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड की हो। ये आपको कंफर्म करना है। अब हम केस सेकंड लेंगे इसी में ही। केस सेकंड में आपको पता है कि व्हेन थ्री बॉडीज एक्टिंग ऑन द, व्हेन थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस, व्हेन थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, जब बॉडी पे तीन कॉन्करेंट फोर्सेस काम करें तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी पहले देख लीजिए। ये कोई बॉडी है, ये तीन फोर्सेस, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ इस बॉडी को, ये अपनी तरफ नेमिंग दे देते हैं। ये F1, ये F2, ये F3। इन दो फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको पता ही ऐसे निकलता है और वो हो जाएगा FR। इन दोनों का रिजल्टेंट तो FR आ गया और FR को बैलेंस कौन करेगा, F3। अब ये दो बॉडी वाला केस बन गया, तीन को हमने दो बॉडीज में कन्वर्ट कर दिया है।
ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, डायगोनल से लेके हम उसको उसकी मिनिमम कंडीशन में ले आते हैं, 2 बॉडीज वाली कंडीशन में। अब फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर बॉडी टू बी इन, अगर आप चाहते हो कि बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू F3। तो आप लिखोगे कि रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 क्या है रिजल्टेंट, यानी कि FR मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू F3, दैट इज F3 वेक्टर इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ FR वेक्टर के, जो आपने अभी 2 वाला केस पढ़ा। ऐसे ही सिंपल जितनी भी चीज़ें आपको दी जाए आपको सॉल्व उसी फॉर्म में करनी है कि रिजल्टेंट निकाल के 2 में कन्वर्ट करना। ये है केस सेकंड। केस थर्ड, अगर आपको बहुत सारी फोर्सेस दे दी जाए, when a number of concurrent forces, when a number of concurrent forces are acting on the body, जब ऐसा होगा then the body to be in इक्विलिब्रियम, तब बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वो सारी फोर्सेस आपस में क्या बनाएंगी, पॉलीगन बना लेंगी, और फिर हम उनके वेक्टर सम को 0 प्रूव करेंगे। जैसे कि ये फोर्सेस लग रही है, ये फोर्सेस, ये फोर्सेस, ये फोर्सेस, तो आप इनका रिजल्टेंट ये निकालोगे, फिर ये रिजल्टेंट, फिर ये रिजल्टेंट, इस तरीके से आप पॉलीगन बना लोगे, जैसे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो इक्विलिब्रियम में प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे कि देन दे विल फॉर्म अ पॉलीगन। तो वेक्टर सम आपने पॉलीगन लॉ भी पढ़ा है, तो वो जब बड़े सारे वेक्टर्स मिलकर पॉलीगन बना लेते हैं तो उनका फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि देन देयर वेक्टर सम इज 0, कि सबका जो टोटल सम आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं और उनके इक्विलिब्रियम को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना है।